नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। परसेंटेज की नंबर सिस्टम हम करा चुके हैं आपको। परसेंटेज की एक क्लास हो चुकी है, परसेंटेज की दूसरी क्लास है। फिर से हम 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, कह रहे किसी संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। तो दूसरी संख्या का 2/5 क्या है? तो आप देखें, एक संख्या का 70% है। देखो, हमने संख्या ऐसे मान ली कि संख्या 10x है और संख्या 10y है। दो संख्या ये है हमारे पास, 10x और 10y। ठीक है, अब इसके अनुसार करेंगे। संख्या का 70% यानी कि 7x, संख्या का 30% यानी कि 3y। इन दोनों का जो सम है वो 360 है। ठीक, अब जो नंबर आएंगे वो 10x और 10y आएंगे। इन दोनों संख्याओं का योग का 20% जो है 160 है। देखो, दोनों संख्याओं का योग का 20% मतलब 1/5, वो 160 है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन हमारे पास। करते हैं जी सॉल्व। आप देखो, 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप ये, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 800 हो गया आपके पास। ठीक है, और संख्या x और y नहीं है ना, संख्या 10x 10y है। ठीक है ना, 10 और 10y। ठीक है, तो 10x और 10y हमारे पास 800 हो गया। 7x और 3y हमारे पास 360 है। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर सकते हो, गुणा कर लें, बराबर कर लें, कुछ भी कर सकते हो जो आपको मन कर रहा है। ठीक है ना, करते हैं। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन बनी है 10x प्लस 10y बराबर 800, 7x प्लस 3y बराबर 360। 10 और 7 बराबर कर लेते हैं, 70 बना लेते हैं। ठीक है जी, या फिर इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को करते हैं, 3 को बराबर करते हैं। ऊपर कर दी हमने मल्टीप्लाई 10 की, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने 10 की, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 की, तो ये बना 70, ये बना 30। 70 30 का अंतर हुआ 40x। ठीक है जी, यहाँ पर बना हमारे पास 30y और यहाँ भी 30y, तो हमने घटा दिया, 0 हो गया तो कट के, ये हुआ 3600, ये 8 थिया 2400, 2400 और 36 का अंतर हुआ 1200। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, x बराबर 30 आ गया, तो 10x बराबर 300 हो गया। ठीक है, जब दोनों संख्याओं का जोड़ हमारे पास 800 आ गया था, एक संख्या 300 है तो दूसरी संख्या 500 होगी। जब दूसरी संख्या 500 है, उसने आपसे पूछा है दूसरी संख्या का 2/5 कितना है, तो 2/5 200 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप किसी को भी बराबर करके कर सकते हो, बस करना इसी तरीके से पड़ेगा। आगे देखें, किसी संख्या के 160% को 120 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या, परिणाम वही संख्या है, तो संख्या क्या है? अब देखो, जो भी संख्या होती है वो 100% होती है। ठीक है, मानते होंगे आप इस चीज़ को। जब संख्या 100% होगी तो उसने बोला है कि 60% में 120 जोड़ा जाए तो संख्या बन रही है, लेकिन 60% को 100% बनाने के लिए 40% जोड़ना पड़ता है, यानी कि जो 40% है वो 120 है। तो इसका मतलब 40% जो है वो 120 है। 40% 120 है, तो 100% आपसे पूछा है संख्या कितनी होगी, तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना 300, बस 300 आंसर है हमारे पास। ठीक है, बस सवाल को लैंग्वेज में समझने की देर है, ये सवाल इतना आसान है। देखिए, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क का उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। देखो, केरल के आधे सिल्क को, देखो जब संख्या 100% अधिक होती है, तो अगर एक संख्या 100% अधिक है तो दूसरी संख्या 50% है उसका, ये तो मतलब है। उल्टा बोलेंगे अगर हम, देखो हमने लिखा कर्नाटक, कर्नाटक, चलो के आर लिख दिया और केरल को के ई लिख दिया आर। ठीक है जी, इसने बोला है कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से, केरल की सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100% है तो ये 50% होगा। अब मैं इसका आधा कर दूं 25% और इससे परसेंटेज देखने लग जाऊं, तो आपको पता है 25% है, यही उसने हमसे पूछा है, तो आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आपको मानना कहाँ पड़ जाएगा, आपने अगर ये 100 मान लिया तो ये 200 मानोगे, फिर इसका आधा करोगे 50, इस 50 को इस 200 पे देखोगे कितना परसेंट है, तो 50/200 करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ आप 100 मानोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 25। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इसमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों को कितने प्रतिशत विवाहित है? देखो, कंपनी में हमारे पास टोटल जो है उसमें से 20% पुरुष हैं, 20% पुरुष हैं, तो बचे हुए 80% महापुरुष होंगे, मतलब फीमेल होंगी।
इसने बोला है अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, तो देखो टोटल 100% ही मान लेते हैं, परसेंटेज चल रहा है तो टोटल 100% हमारे पास है, जिसमें 20% पुरुष हो गए, 80% महिलाएं हो गई। 70% कर्मचारी विवाहित हैं, तो 70 कर्मचारी टोटल विवाहित हैं। उसने हमसे बोला है कि इनमें से 10% विवाहित हैं, 10% पुरुष जो है विवाहित है, इनमें से 10% पुरुष विवाहित हैं, 10% पुरुष यानी कि 7 विवाहित हैं, जबकि पुरुष कितने हैं टोटल 20, यानी कि 7 अगर हमारे पास विवाहित है मैरिड, तो अनमैरिड कितने हुए जी, अनमैरिड हमारे पास ये हुए, मैरिड अनमैरिड हमारे पास हुए 13, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है तो पुरुष कर्मचारी को कितने प्रतिशत अविवाहित है, तो अनमैरिड 13 हैं, वो हमें 20 पर बताना है। देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, आप देखो आपका आंसर आ गया है 13/20 65%, आपका आंसर आ चुका है 65%। एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसने बोला है कर्मचारी में कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं, देखो हमारे पास 100 हैं, 100 का 20% हुआ 20 रुपये, ये मेल हो गए पुरुष, बची हुई हमारे पास 80 फीमेल हो गई, ठीक है। उसने हमसे बोला है जो हमारे पास जनसंख्या है टोटल, उसमें 70% विवाहित हैं, यानी कि जो मैरिड कपल हैं, जो मैरिड हैं वो हमारे पास 70 है, इसका 70% है। उस मैरिड कपल में 10% पुरुष हैं, यानी कि 10% यानी कि 7 तो इसमें पुरुष हैं। तो आप देखो पुरुष हमारे पास शादीशुदा कितने आए, 7 पुरुष शादीशुदा आ गए, जो मैरिड आए हैं वो शादीशुदा हमारे पास 7 आ गए हैं, तो जो अनमैरिड पुरुष बचे वो 13 बचे। उसने आपसे यही पूछा है कि अनमैरिड कपल जो है पुरुष जो है वो कितने परसेंट है, तो अनमैरिड पुरुष 13 हैं, और वो निकाला किस पे जाएगा, टोटल पुरुष 20 पर, 100 पे नहीं निकालना, कभी 13% लगा दो, तो 13 है इस 20 पर कितना परसेंट है। वो आपसे पूछेगा अगर टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तब आएगा 13, तो अब फिलहाल इसका 65% हमारा आंसर आएगा। आगे देखते हैं, एक जिले में कुल नागरिकों को 10% को अपराध की सजा मिली, ठीक है। देखो नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने वाले बच जाते हैं, नागरिकों की कुल संख्या के कितने परसेंट अपराधी हैं। तो क्वेश्चन पहली बार में पढ़ के तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको जब उस क्वेश्चन की कमांड कर लेंगे तो लाइन से क्वेश्चन आएंगे, आराम से करते चले जाएंगे आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक जिले में कुल कर्मचारियों को 10% को अपराध की सजा मिली है। देखो अपराधी जो हैं, अपराधी बहुत सारे होंगे, उनमें से 10% को अपराध की सजा मिल रही है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो देखो हमारे पास 100 हैं टोटल, हमने माना ये अपराधी हैं 100 अपराधी, ठीक है। तो 100 में से 20% तो उसने कहा है बच जाते हैं अपराध करने के बाद, तो 80 को सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, 80 को सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसने हमसे कहा है कि कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सज़ा मिली है, तो ये हमारे कुल नागरिकों के 10% है। आप देखो जो हमारे पास 80 है, 80 जो सज़ा मिल रही है, 80 को जो सज़ा मिल रही है वो कुल नागरिकों का 10% है। सारा सवाल लैंग्वेज का है, जो भाषा बोली जा रही है, 80 10 10 बराबर 80, इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप अगर इसको परफॉर्मे को रट लेंगे तो भी आपका यही सवाल हो पाएगा, फिर आपको भूल जाओगे। तो भाषा का खेल सारा है। हमें पता चला कि अगर 100 अपराधी होते तो 20 को हमारे पास सज़ा मिली है और 20 बच रहे हैं, जो बच रहे हैं, तो 80 को सज़ा मिल रही है, ठीक है। तो 80 को सज़ा मिल रही है, उसने बोला है 10% को सज़ा मिल रही है टोटल का, तो 80 जो है वो 10% के बराबर है। तो मेरे 100 बराबर किसके होगा, तो 1 के बराबर होगा 10/80, 100 बराबर कितना होगा गुणा 100, बस 0 से 0, 100/8 आता है 12.5, तो 12.5% है हमारे पास, यही पूछा है उसने। तो नागरिकों जो हैं टोटल नागरिक जो हैं उसमें से 12.5% ही हमारे अपराधी हैं। आगे आ जाते हैं। देखो एक संख्या का 50% दूसरी से 40% से एक अधिक है, एक संख्या का 50%, तो देखो संख्या का 50% और 40% निकालना है, तो संख्या मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी। देखो पहली संख्या 50% निकालना, तो पहली संख्या मैंने 2x मान ली, दूसरी संख्या 40% निकालना, तो दूसरी संख्या मैंने 5y मान ली, ठीक है। अब इस तरीके से सवाल करेंगे हम। इसने कहा है कि पहली संख्या का 50% यानी कि इसका आधा यानी कि x, दूसरी संख्या के 40% से, इसका 40% मतलब 2y, इन दोनों का अंतर 1 है, बस इतनी सवाल हो गया। अब इसने बोला दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 10 है। अब यही सवाल का पॉइंट है, यहीं पर सवाल का पॉइंट है। आप देखो एक संख्या का आधा कर रहे हो आप और दूसरी संख्या का 40% कर रहे हो, तो इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है, लेकिन परसेंटेज हमने ज़्यादा निकाली, इस वजह से ये एक अधिकारी है। अब मैं जब घटाऊंगा तो y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, बस इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपका सवाल हो गया, वरना गड़बड़ हो जाएगी इसमें। तो y माइनस एक्स 10 है। अब देखो इसने हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग निकालना है, x और y का मान निकालते हैं, 5x और 7 है ना। चलिए जी करते हैं, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, जैसे ही मैं जोड़ूंगा x से x कट जाएगा, y आएगा माइनस के, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 11,
ठीक है जी, y मेरे पास 11 आ गया, तो माइनस क्या रहा है, इक्कीस में क्या गड़बड़ हुआ, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो मूल संख्या लिखनी है, सॉरी मूल संख्या लिखना भूल गया था मैं, आपको लिख देता हूँ। मूल संख्या मैंने 2x 5y मानी है ना, तो 2x और 5y, तो 5y बड़ा है और 2x छोटा है, इनका अंतर है मेरे पास 10, बस ये है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब आप क्या करें, ऊपर 2 की गुणा कर लें, फिर जोड़ देने, फिर सही रहेगा। चलिए जी, 2 की गुणा कर देता हूँ मैं इसमें, ये हो गया 2x माइनस 4y बराबर 2। अब जोड़ देता हूँ इसको मैंने, तो 2x 2x खत्म हो गया, y बच गया प्लस के, और ये आ गया 12, तो y का मान आया 12। y का मान आपने यहाँ रखा 12 पंजे 60, एक संख्या 60 आ गई। ठीक है जी, अब y का मान 12 है, आप यहाँ रख दीजिए 12 दूनी 24, तो अगर ये 12 दूनी 24 होगा तो एक आ रहा है यहाँ पर, तो ये कितना होगा 25, तो x का मान आ गया आपका 25, और ये 25 दूनी कितना हो गया जी 50, 50 एक संख्या आ गई, दूसरी संख्या 60 आ गई, 50 प्लस 60 कितना हो गया जी 110, तो यही हमारा आंसर 110। आगे देखें, एक गांव की आबादी में x है, एक गांव की आबादी x है, जिसमें से 40% हमारे पास महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। x का मान क्या है यदि गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है। मान लें कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर ही पुरुष हैं, यानी कि साक्षर निरक्षर के अलावा कोई और नहीं है बीच की कैटेगरी। हमारे पास कुल आबादी दे रखी है, अब देखो कुल आबादी x है, आप 100 मान लो, कुछ ही मान लीजिए, कुल आबादी के 40% महिलाएं हैं, तो वोमेन हमारे पास हो गई 40, 100 मान लिया हमने, यहाँ पे x को 100 लिख लीजिए, तो जो हमारे पास मैन है वो मैन हमारे पास 60 हो गए। ठीक है, उसने आपसे बोला है कि गांव में निरक्षर पुरुषों के, गांव में निरक्षर महिलाएं जो है, निरक्षर मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट वोमेन है और लिटरेट पढ़ी लिखी, ऐसे इसमें भी होंगे इलिटरेट और लिटरेट पढ़े लिखे। ठीक है जी, उसने बोला है गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, गांव में निरक्षर इलिटरेट महिलाओं की संख्या इलिटरेट पुरुष के आधे के बराबर है, जो कि 4000 के बराबर है। तो आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, तो जो है बाद वाले को दर्शाता है, तो निरक्षर पुरुषों की संख्या जो है वो 4000 है, तो निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000 आपको दे रखी है। उसने बोला है गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या पुरुषों के आधे के बराबर है, तो पुरुषों का आधा हो गया यहाँ पर 2000, तो निरक्षर महिलाएं होगी 2000। अब उसने बोला है गांव में साक्षर महिलाएं 6000 हैं, तो देखो गांव में साक्षर महिलाएं होंगी 6000। बस आपको ये सवाल लिखते ही सवाल खत्म हो गया, बचा ही नहीं सवाल, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब हो गया सारा खत्म। आप देखो 8000 है ये, 40% को कह रहा हो 8000, 40% को कह रहे हो 8000, 8000 आप कह रहे हो, देखो दुगना करके 2 जीरो लगा रहे हैं। अगर मैं 100% पॉपुलेशन देखूँ, 100 मानी थी ना, तो इसका दुगना करके 2 जीरो लगा देंगे, तो 20000 हो गया ना टोटल, तो यही उसने हमसे पूछा है 20000, सिंपल। आगे देखते हैं, देखें 3/5, वो 5/3 के 3/5 से कितने परसेंट अधिक है, देखो 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मैंने अनुपात ले लिया, उल्टा हो जाएगा 25 और हो जाएगा मेरे पास 25/9, तो कितना ज़्यादा है जी ये, 16 ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है 9 पे, कितना परसेंट है ये पूछा है इसने आपसे, तो 1600/9, आपको परसेंटेज टेबल याद होगी उससे कर सकते हैं, वरना भाग कर सकते हैं, 9 से काटोगे तो 100 बार कट जाएगा पूरा पूरा, 900 कट गया ना, 700 बचा, 700/9, 7/9 कितना होता है, 7/9 कितना होता है 66 है ना, 66.66, 66.66, ये कह रहा है हमारे पास भाई। 1/9 होता है 11.11, 2/9 होता है 2.22, 3/9 होता है 3.33, 4/9 4.44, 5/9 5.55, 6/9 6.66 और 7/9 7.77, 77.77, ये परसेंटेज टेबल हमारे पास कौन सा आंसर आया, ए। आगे देखें, गणना में त्रुटि क्या है अगर तृष्णा एक संख्या n को 3/4 गुणा 1/2 की बजाय 2 गुणा 1/3 करती है। अब देखो उसे करना क्या था, ये उसने कर क्या दिया, ये समझ रहे हैं बात को, तो त्रुटि पूछी है। आप देखो त्रुटि जो होती है, जो उसे सही करना था उसी को ही बटे में लिया जाता है, बेस में लिया जाता है। जैसे मेरे पास ये सवाल था पीछे, तो हमें 5/3 के 3/5 का बताना था, तो मुझे 3/5 नीचे रखना था, इस वजह से मैंने ये पहले ही रख दिया। तो आप भी इस चीज़ का फोकस रखें। मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले इसे लिखूंगा 2/3, उसके बाद यहाँ लिखूंगा 3/2, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप जब उल्टा करेंगे इसे तो 4/9 हो जाएगा। तो त्रुटि कितनी आई है, देखो 9 आना था 4 आया है, तो कितनी त्रुटि आई है 5 की, 5 की त्रुटि आई है 9 पे, तो 5/9 कितना परसेंट है, 1/9
1.11, 2/9 2.22, 3/9 3.33, 4/9 4.44, 5/9 कितना होगा 5.55, ये रहा 5.55। ऐसा याद रख सकते हैं, 9 है तो 11 का टेबल चलता है, 11 आएगा तो 9 का टेबल चलेगा, कभी 45.45 लगा दो गड़बड़ हो जाएगी। एक कर्मचारी का वेतन 15,500 से बढ़कर 26,350 कर दिया जाता है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? चलो जी, 155,000 था, बढ़ाकर 26 कर दिया 26,350। चलो जी, यही तो है। लो जी, 0 से 0 काटिए आप, 5 से काट लेता हूँ मैं इसे पहले, 5 से काटा 31,310, 5 से काटते हैं हम, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है जी। 26 दूनी 52 कर सकते हो, 35 दूनी 70 कर सकते हो, ये रहा 7, 527। अभी 31 भी आ रहा है, 31 भी काट देता हूँ, 31 हाँ मेरा 31 से काटता हूँ मैं, 31 से कम 31, 31 7 217, 17 बार कट गया, ठीक है। अब मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। देखो फर्स्ट तरीका क्या था, मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ और डिफरेंस 15,500 पर देखूँ कितना प्रतिशत है, लेकिन मैंने क्या करा, इनका डिफरेंस ना लेकर अनुपात ले लिया। अब आपको सीधे पता चल रहा है 7 बढ़ा हुआ है, 7 बढ़ा हुआ है ये 10 पर, कितना परसेंट है 70%, आपको सीधे दिख रहा है, मैं तो लिख कर भी दिखा रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा 70% है, ये रहा 70%, ठीक है। परसेंटेज तो हम लमसम में भी लगा सकते हैं, अगर डेसिमल में जाती है तो हम लगभग पहुँच जाते हैं वहाँ तक। इसने कहा है वाई एक्स से 20% अधिक है, तो एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक होगा? देखो वाई जो है एक्स से 20% अधिक है, यानी कि 5 है तो ये 6 है, तो x जो है y से कितना कम है, तो 1/6 कम है, ये 16 से ही 2/3, ये रहा 16.66। आगे देखें, b a का 1/3 है, b जो है वो a का 1/3 है, 3 1 है, तो b जो है a से कितने प्रतिशत कम है, तो 2 कम है 3 पर, 2/3 कितना परसेंट होगा जी? 66 से 2/3 66.66। आगे देखें, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। देखो कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन जो सही करना था उसे बाद में लिख देना, बस जो उसने गलत करा उसे पहले लिख देना, आपका सवाल अपने आप आ जाएगा। भाई 4/5 कर दिया उसने, उसे करना था 5/4 बस, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो 16/25, तो 25 करना था 16 कर दिया, तो गलती हुई ना कितनी, 9 की, इनका डिफरेंस लिया, 9 की त्रुटि हो गई, 9 की त्रुटि हुई है 25 पे, ये कितना प्रतिशत है ये बताना है आपको, तो कितना जाएगा 36%, ये रहा ना, 25 चौका 100 9 चौक 36, ये रहा। आगे देखें, एक कामगार को जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन में का जो अनुपात दे रखा है वो 5/2 और 9/4 का अनुपात है। जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? चलो जी लिख लेते हैं पहले, ये हुआ है 5/2, 5/2 लिख दो या 10/4 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है जी। ये हमारा 9/4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना कम है, 10% कम है, तो साफ दिख रहा है 1/10, 10%। आगे चलते हैं, एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, त्रुटि की क्या प्रतिशत है? देखो अब 8/3 से जगह विभाजित करने की बात कर रहा है, वो अपोजिट है ना भाई, गुणा करनी थी 8/3 से, 3/8 से गुणा कर दिया उसने, तो जो गलत है उसे शुरुआत में लिखिए और जो सही है उसे बाद में लिखिए। रहा तो 3 3 9 8 8 64, तो 9/64, तो कितनी त्रुटि हुई है जी? आप कहोगे जी 55 की त्रुटि हो गई है, 55 की त्रुटि हो गई किस पे, 64 पे, कितना प्रतिशत है? बस इतना सा सवाल है, ठीक है। अब आंसर देखिए क्या आएगा आपका। अब हमारे पास 16 चौका 64 होते हैं, 14 पंजे 70, चलो जी कटिंग ही कर लेते हैं, 4 से काट लेता हूँ 16, 4 से काट देता हूँ मैं से, 52 कट जाएगा 13 बार, 300 कट जाएगा 75 बार, 375/16, कटिंग कर देते हैं जी। अब 64 का भी पहाड़ा पढ़ सकता था मैं, 64 अट्ठे 512 होते हैं, 64 निम्मा जाएंगे तो 64 अट्ठे बार जा रहा है, देखो 8 हमारा ही आ रहा है, 85.9, ठीक है ना। अब 16 से काट लीजिए आप इसे, 375/16, 16 निम्मा 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, 128 के बाद बचेगा आपका 9, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हो गया, 5 बच गया हमारे पास, 15 बच गया ना, 15/16 होता है 93 9375, एक्यूरेट आंसर आपका ही है, एक्यूरेट आंसर आपका ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है 9477 है, वर्तमान तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना है, 3 वर्ष पहले, देखो माना 3 वर्ष पहले उसका मूल्य x था, 10% कम हो रहा है तो 3 बार 9/10 हो जाएगा, फिर अगली बार 9/10 होगा तो 3 बार आएगा 9/10, 9/10 9/10 और 9/10, इसको कह रहा है वो 9477। अब देखो मैं इसमें हवाबाजी लगाने के लिए 729 का पहाड़ा पढ़ के सीधे काट दूँ,
अब इससे कोई बेनिफिट थोड़ी है, एग्जाम में ऐसी चीज़ें याद नहीं आती हैं, टीचर सारी चीज़ें रट के लाए, उससे फ़ायदा नहीं है। आप 1 बाय 1 करें, 9 से डिवाइड करें तब बेहतर है। बस आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, रटना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन को फास्ट करनी है। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए रटना क्या पड़ेगा, रटना भी कैलकुलेशन ही पड़ेगा। कैसे, पहाड़े टेबल याद कीजिए, परसेंटेज टेबल याद कीजिए। 9 से काटता हूँ मैं से भाई, 9 धाम 90 हो जाएगा 10, 477 बच गया है, 9 पंजे 45, 9 30 27। ठीक है जी। अब आप कर सकते हो, देखो 81 देख लो, 81 से काट लीजिए, 3 एकम 3 आ रहा है तो 13 आ गया, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 और 105, तो 13 बार कट गया 13 और इसके आगे 3 जीरो, ये 3 जीरो, 13,000। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते थे कि देखो ये 729 बन रहा है, ऐसा करते हैं 729 और यहाँ आ रहा है 9477, तो 9 या 27 पे 3 पे आ रहा है, तो 3 केवल आ रहा है इसमें। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में कर देना। मैं हर क्लास में आपसे यही कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते हुए कटिंग पूरी करें। आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ना कि तुक्का फास्ट करना है, नहीं ऑप्शन फास्ट करना है। अमित के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि करने पर 12,000 हो गया है। देखो अमित का वेतन 12,000 हो गया है, कब हो गया है, जब 2,000 की वृद्धि की थी, यानी कि पहले 10,000 था। तो उसने आपसे पूछा है अमित के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखो 2,000 की वृद्धि हुई है, किस पे, 10,000 पे। ये कितना परसेंट है ये पूछा है वैसे इसने आपसे। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आगे 20%, यही पूछा है 20%। आगे देखें, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, और अगर तूफानी मौसम में 350 शॉट में से वो 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है, टारगेट कर सकता है लक्ष्य को। तो उसने कहा है तो सामान्य परिस्थिति में 250 शॉट्स में से लक्ष्य को भेजने की मारक दर क्या है। सामान्य परिस्थिति में, देखो परिस्थिति ये भी ध्यान रखना सामान्य है, और ये कौन सी परिस्थिति है, ये तूफानी मौसम की परिस्थिति है। तो देखो पहले मैं ऐसे मान रहा हूँ कि ये हमसे तूफानी मौसम की ही परिस्थिति पूछ रहा है, फिर हम इसको सामान्य में चेंज कर देंगे, करते देखो तूफानी ही मान लेना आप। तो 350 शॉट थे हमारे पास, जिसमें से हम टारगेट को हिट कर पा रहे थे 196। अब अगर मैं मानूँ तूफानी मौसम है तो 250 मेरे पास शॉट्स हैं, तो मैं टारगेट को कितना हिट करूंगा। ठीक, तो आप देखो 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काटिए 7 बार, 5 से काटिए 5 बार। अब आप देखिए कि 7 से 196 कितनी बार कटेगा, ये 28 गुना है, तो इसका भी 28 गुना हो जाएगा जी। तो मेरे पास आ गया 28 गुना मतलब 140। तो अगर वो तूफानी मौसम लेकर चल रहा है तो 140 वो हिट कर सकता है। अगर आप गुणा ना करें, आप 28 गुणा 5 लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा आपको, है ना, क्योंकि अभी आंसर नहीं आया ना, आंसर निकालने पे गुणा कर देना। तो मेरा आ गया 28 गुणा 5। अब ये तूफानी मौसम माना है, लेकिन मुझे बताना है सामान्य परिस्थिति। अब सामान्य परिस्थिति और तूफानी मौसम की कंपेयर करते हैं। उसने बोला है कि 20% कम हो जाती है क्षमता, यानी कि जब ये 20% कम हो रही है तो इसका मतलब ये 80% के बराबर है। तो ये 80% के बराबर, 80% क्या होता है 4/5, तो ये 4/5 के बराबर है, तो 5 ऊपर चला जाएगा बस। तो आपको 4 से कटिंग करनी है 7 बार, 5 पंजे 25, 25 सत्ते 175, तो उसकी जो सामान्य सटीकता है वो 175 है। ठीक, नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके देखना, और वो भाषा को पकड़ना, लैंग्वेज पकड़नी है, डिजिट कटिंग वगैरह कुछ नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है ना, लैंग्वेज पकड़नी है सवाल की। एक दुकानदार में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में कितने प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। तो देखो 25% वृद्धि हुई है, तो 4 से 5 हो गया है। अब मुझे वापस इतना करना है तो 1 की कमी करनी पड़ेगी 5 पर, तो 1/5 कितना है जी 20%, यही हमसे पूछा है इसने 20%। एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप 25/42 हो जाता है। तो देखो भिन्न हमारे पास x/y मानेंगे हम, इसमें वृद्धि कर रहे हैं हम अंश में, न्यूमरेटर में 150% की, यानी कि 250% हो गया ये। देखो कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी होते हैं तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टाइपिंग वगैरह सब चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं, तो मैं इतनी सारी नहीं कर सकता, तो हिंदी में ही मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, सीट मुझे मिल जाती है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फिर मुझे टाइम लग जाएगा, तो फिर क्लास में इंटरप्शन होगा, तो मैं अभी हिंदी में करा रहा हूँ। कुछ सवाल होंगे जो मैं इंग्लिश में करा दूँगा, ठीक है ना। ये 250% हो गए, 150% बढ़ाए, ये 200% बढ़ गए, 300% हो गए, 200% बढ़ाना है ना 300 हो जाएगा। इसको वो कह रहा है कि हमारा 25/42 हो गया है, 25/42, ठीक है जी। कटिंग कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो 30/42 आंसर है हमारे पास बस। तो हमारा आंसर आ गया 30/42। तो 5 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, देखो 5/7, 5/7 है बी में। आगे देखिए, आगे हमारे पास दे रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन है हमारे पास, जिसमें 50% त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में वृद्धि बतानी है जी कितनी हुई है। देखो बेलन है, बेलन का हमारा वॉल्यूम जो होता है ना वो पाई
आर स्क्वायर एच होता है। इसमें गलती क्या होगी, आयतन ले जाएंगे, आयतन मत ले जाना, आपका क्षेत्रफल जैसा काम चलेगा। इसने आपसे एच की बात नहीं की है, आर स्क्वायर की बात की है, तो स्क्वायर में वृद्धि करनी है बस। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, तो 100 और ये 25, तो 125% की वृद्धि हो गई है। यही पूछ रहे हैं हमसे। आप ऐसा भी कर सकते थे, 50% वृद्धि हुई है तो 3/2 कर दो, 3/2 कर दो, तो 9/4 हो गया, 9/4। तो कितनी वृद्धि हुई है, 5/4। 5/4 कितना परसेंटेज होता है, आप गुणा कर लीजिए 100 की, तो 125 ही आ जाएगा अब भी। तो दोनों तरीके बेस्ट हैं। एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला है हमारे पास वृद्धि का। अगर हमारे पास कमी दोनों, देखो दोनों प्लस में है, अगर एक प्लस एक माइनस में होगा तो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। रख देना आप 15% की वृद्धि करिए तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 225 बटे में 100 है तो 2.25, 15 15 30, 30 और 2 32, 32.25 आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर 32.25 वृद्धि होगी, ठीक है ना, 32.25। देखिए एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए जी, 20% की वृद्धि हुई है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100। जो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है उन्हें तो देखते ही पता चल जाएगा जी ये 44 है, बाकी तो आप लिख कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग के क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि होनी है जी, तो क्षेत्रफल में बताना है कितना परसेंट वृद्धि हुई। तो 40 का मतलब 96 आएगा ना भाई, 40 प्लस 40 और प्लस 40 गुणा 40 बटे 100। हम एक्स वाई वाले फॉर्मूले से ही कर रहे हैं ना सबको, तो हमारे पास हो गया 4 चौक 16 और ये 80, 80 16 96, 96%, ठीक है जी, 96% था। अब देखें हमारे पास ऐसा होता है कि अगर वृद्धि हो रही है प्लस के एक्स और प्लस के वाई है, तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सी भी कमी हो रही है, एक्स को मान लो वाई को, चलो एक्स को मैंने प्लस मान लिया, वाई को माइनस मान लिया, ये वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो मेरे पास आएगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है जी। अगर मेरे पास माइनस के एक्स है माइनस के वाई है, ठीक है जी, तो ये कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, ये तीसरी कंडीशन आ गई है, चलो नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो अब की बार मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे पास लगेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। ये मेरे पास कमी का है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कमी आने वाली है, कमी कितनी हुई है, डिक्रीज कितना हुआ है, नेगेटिव। यहाँ पर मेरे पास वृद्धि ही आएगी, यहाँ पर मेरे पास कमी या वृद्धि दोनों आ सकती है, क्योंकि x अगर ज़्यादा बड़ा है तो y प्लस का ही आएगा, अगर y बड़ा आ रहा है तो आपका फिर माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ध्यान रखना है, अगर तीन चीज़ों में 3 बार वृद्धि हो रही है, ऐसे x y z वृद्धि हो रही है, ठीक है जी, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे में 100 प्लस में 10,000 बटे में 10,000 आ जाएगा प्लस में, और ऊपर आ जाएगा दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर ये तीनों परसेंटेज सेम है तो आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 3a स्क्वायर, a परसेंटेज मान रख रहे हैं यहाँ पर 3a स्क्वायर बटे 100 प्लस में a की क्यूब बटे 10,000, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं अपने, बैक टू वर्क। ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा है जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। जो बाड़ा लगाने की आवश्यकता मतलब उसको पेरीफेरी में जाना है, उसके सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर निकालना है उसका, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी आएगी। देखो क्षेत्रफल मतलब दो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई, तो -16 16 वाला है, तो 16 प्लस 16 -16 गुणा 16 बटे 100, तो 16 16 32, 32 में से घटाया हमने 2.56, तो यह 29.44% की कमी, तो 29.44 रहा हमारे पास। आगे देखें, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 15 20% बढ़ा दी जाती है, आयतन में क्या होगा, तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो 10 15 25 25 और 20, चलिए लिख देता हूँ मैं, चलो आपके लिए 10 प्लस 15 15 प्लस 20, ठीक है जी। फिर प्लस में होगा 10 गुणा 15 प्लस 20 गुणा 15 प्लस 20 गुणा 10,
बटे में आ जाएगा 100, फिर आएगा हमारे पास इन तीनों की गुणा 20, 15, 10, बटे में मेरे पास आ गया 10,000। ठीक है, कोशिश करें कम से कम लिखना पड़े, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफ़ी गलत हो जाएगा ऐसे वरना एग्जाम में। तो 15 और 20 35, 35 10 45 प्लस ये हुआ हमारे पास 300, नीचे लिख देता हूँ, ये हुआ हमारे पास 300, ये हुआ 15 दूनी 300, सॉरी 300 किसे बोल दिया मैंने, ये तो 150 हुआ, ये 300 हुआ और ये मेरे पास 200 हुआ, 300 200 500, 500 और 500 और 150, 650, 650 बटे 6 करोगे तो 6.5 आ जाएगा। अब इनको कर लेते हैं, 15 दूनी 300 और 3000 बटे 2 तो 0.3 आ गया, बस इतना हो गया आपके पास। 45 और 6 51.8 हो गया, 51.8 आपके पास ये रहा। इंक्रीज है क्योंकि इंक्रीज हुआ है। आगे देखिए, विष्णु ने एक नया प्लॉट खरीदा जिससे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, तो वही पेरीमीटर की बात कर रहा है, जिसमें आयताकार स्थल की लंबाई और चौड़ाई 2% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने % कमी आएगी। देखो 2% की कमी हो रही है तो कमी वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 + 2, फिर माइनस के 2 × 2 बटे 100, 2 × 2 बटे 100, तो ये 4 माइनस हुआ हमारे पास 2 दूनी 4 0.04, तो 3.96 की कमी, ये हमारा आंसर है। आगे देखिए, जूनियर ने एक प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, जिस कारण उसके आयताकार स्थल की लंबाई चौड़ाई में 3% कमी हो गई है, तो करते हैं भाई 3 + 3 प्लस में 3 × 3 बटे 100, तो हमारे पास बन गया 6 माइनस 0.09, तो 5.91, ये रहा हमारे पास आंसर। आगे देखें, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में है। यदि यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में क्या अंतर पड़ेगा। देखो कुल क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है 2LB + BH + LH। ठीक है जी, तो आप इस 2 को इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, LB BH LH, क्योंकि कंपेयर करना है ना हमें। तो देखो पहले वाला हमें कंपेयर करना है, कितनी परिवर्तन हुआ है घनाभ में, तो परिवर्तन हुआ है। देखो किसी भी चीज़ में परिवर्तन आपसे पूछा है तो आप पहले वाले से कंपेयर करोगे कितना परिवर्तन है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले आप 10 सवाल कर पा रहे थे, आप 20 कर पा रहे हो, तो आप 100% बढ़ गए हो, तो अपने पहले वाले से कंपेयर करोगे ना। ऐसा थोड़ी करोगे कि अब मैं 20 कर पा रहा हूँ तो पहले 10 कर रहा था 50% हो गया, ऐसा नहीं होता। तो पुराना वाला से कंपेयर करोगे, तो पुराना वाला निकाल देते हैं नीचे। देखो 5 चौक 20, फिर हमने लिखा 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 हो गया जी। अब ऊपर लिख देते हैं नया वाला, उसने कहा है चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दीजिए जी। चौड़ाई 4 है उसको 2 कर दिया, ऊंचाई 2 है उसे 1 कर दिया, लंबाई को 3 गुना कर दिया जी 15, ये बोला उसने। तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2 और 15 एकम 15। ठीक है जी, हो गए हमारे पास। तो 15 और 30, 45 और 2 47, तो 47 बटे 28 और 10 38 हो गया जी। तो उसने कहा है क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है जी, इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है जी, इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास ये 9 इंक्रीज़ हो गया, तो 9 इंक्रीज़ हुआ है 38 पर, कितना % है, बस 2 0 से वो काट लो, 38 से काट लीजिए, अब 2 से काट लीजिए 19, 2 से काट लीजिए अब 450, तो 19 बटे 450 है। आप इसकी कटिंग कर लीजिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 के बाद बचेगा 7, 19 थी 57, तो 23.68 यही हमारे पास। और 23.68 हमारे पास क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि, कमी नहीं हो रही। कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन देते हैं। घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 15 20 30 है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगी, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, 15 + 20 + 30। ठीक है जी, अब 15 दूनी 300 प्लस 20 दिया 600, फिर 30 × 15 450, 30 × 15 450 बटे में 100, और प्लस में अब इन तीनों की गुणा होगी। देखो 3 दूनी 600, 15 छिक्का 90, 9000, तो 9000 बटे 10,000, 9000 बटे 10,000। बस ये हमारे पास हो गए सवाल। 30 20 50, 50 और 15 65, ये 2 जीरो हट जाएंगे, 3 6 9, 9 4 13.5, ये हो गया 13.5, ये हो गया 0.9, बस जोड़ देते हैं, 9.14 9 5 14 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया हमारे पास, 6 और 1 7 हो गया, 7.94 की वृद्धि, 7.94 की वृद्धि। देखो कितना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है, कमी, कि जल्दबाजी में करते करते बच्चा ना 7.94 लगा देगा कमी।
तो आपको इन ऑप्शनों से ही बचना है। आगे देखिए, एक घनाभ के आकार का एक अक्ष की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इतने परसेंट बढ़ रही है, आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन आया है? तो 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई 200, वाई जेड 25 दूनी 50 500, जेड एक्स 20 गुणा 10 250, 25 गुणा 10 250 बटे में 100 हो गया। प्लस में अब तीनों की गुणा करनी पड़ेगी, 25 दूनी 50 500, 500 गुणा 10 5000, 5000 बटे 10,000, ठीक है ना भाई। फॉर्मूला आपका यही तो था भाई, फॉर्मूला क्या था? अगर एक्स वाई जेड मान लो तो एक्स वाई जेड, ए बी सी मान लो तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस में ए बी सी बटे 10,000, यही हमारा फॉर्मूला था, यही हम लगा रहे हैं। देखो 30 और 25 55 प्लस करते हैं, 200 500 700, 7 और 2 9, 950, 950 बटे 100 9.5, ये हो गया 0.5। तो कंप्लीट हो गया जी, ये तो 10 हो गया, 10 जोड़ दो 65 आ गया। 65% वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृद्धि की जा रही है, कमी तो मतलब ही नहीं बनता, 65% वृद्धि है। घनाभ के आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रम से 20 25 30% की वृद्धि होती है। तो 20% प्लस 25% प्लस 30%, ठीक है जी। अब प्लस कर देते हैं आगे, दोनों की गुणा 500, 25 थी 75 750, प्लस में 3 गुणा 20 30 गुणा 20 600 बटे में 100 आ जाएगा। अब इन तीनों की गुणा करके हमें 10,000 कर देना है नीचे, ठीक है जी। तीनों की गुणा कर लेते हैं, 25 दूनी 50 500, 500 गुणा 30 15,000, चलो जी अब की बार तो 1.5 आ गया। करते हैं 25 वो 20 30 50 और 25 75, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 500 600 1100, 11 और 7 1850 बटे 100 करेंगे तो 18.5, इसको करेंगे तो 1.5, तो 18 और 1.5 होते हैं 20, 20 जोड़ोगे तो 95 आ जाएगा आपके पास इंक्रीज। तो 95% का वृद्धि है, ये 95% की वृद्धि। देखो ऐसे भयंकर भयंकर ऑप्शन मिलेंगे आपको, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो आपसे आंसर सही करा के कमी पे लगवा देता है, तो इस चीज़ से बचना है आपको। देखें, एक वर्ग की भुजा में 60% वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल में कितना होगा? तो वर्ग तो हमारा स्क्वायर में चलता है, तो आप देखेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 गुणा 60 बटे में 100, तो ये हो गया 120 प्लस में 36, ये हो गया 56, तो 156 हो गया। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है, इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्रफल की लंबाई और साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो जाती है। तो 11% कम हो रही है जी, 11 कमी हो रही है, 11 माइनस के 11 गुणा 11 बटे 100, ये कमी आएगी आपकी, वृद्धि नहीं आने वाली है। तो 11 11 होता है 22, 22 में से 1.21 माइनस कर देंगे आप, ठीक है जी। माइनस कर दो, ये होगा 20.79, 20.89। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, देखो कांस्टेबल का सवाल है, कांस्टेबल का मेरा मन नहीं था सवाल कांस्टेबल के लेना, मैं चाह रहा था आपका एसआई के ही सवाल कराऊं, लेकिन ये सवाल अच्छा है, आप कर लेना। कांस्टेबल में भी आपके कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो एसएससी सीजीएल में भी आने की उम्मीद हो सकता है, और जो एसआई में आने की उम्मीद तो रखता ही रखता है, ठीक है ना। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे की लंबाई 40% चौड़ाई 25% से बढ़ा दी जाए तो कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल को समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर रखना है हमें, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें 2 को मैं इग्नोर कर दूंगा, L + B × H, यही तो देखना है, तो बदलाव का प्रतिशत करना है मुझे बस। चलो जी 2L + B, चलो 2 भी लेना पड़ेगा, चलो ले लेते हैं 2, कोई बात नहीं। इसने हमसे बोला था कि हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 5:4:2 है, 5 4 और 2 है, ठीक है। अब उसने बोला है कि नए कमरे की लंबाई 40% से और चौड़ाई 25% से, लंबाई 40% बढ़ानी है, तो 40% का मतलब 2 बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही उसने बोला है कि हमारे पास चौड़ाई को 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ाना है इसको, तो 25% मतलब 1 बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको उसे पता नहीं कि x मान लेते हैं, ठीक है। करते हैं पहले इससे सोल्व। देखो 5 4 9 दूनी 18, देखो L + B × H, 2 को छोड़ दिया, 5 4 9 दूनी 18, 18 बराबर 7 5 12 गुणा x, तो आपका x देखो 2 रखता है तो 2 से 2 कट जाता, x बराबर मेरे पास 18/12, 18/12 कितना होता है जी 3/2, तो x का मान आ गया 3/2।
अब इसने हमसे पूछा है कि हमें क्षेत्रफल तो बराबर रखना था, क्षेत्रफल बराबर रखना था, जिसकी मदद से हमने हाइट निकाल दी है, ऊंचाई निकाल दी है। ऊंचाई आने पर अब मुझे देखना है कि आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन मैंने बताया था, ओल्ड वाला नीचे रहेगा और नया वाला ऊपर रहेगा, और मल्टीप्लाई करनी है बस, LBH। तो पहले वाला है आपके पास 5 गुणा 4 गुणा 2, अब नया वाला आपके पास है 7 गुणा 5 गुणा x का मान हो गया 3/2, ये आपके पास है। तो 7 पंजे 35, 35 दिया 105, या 5 दिया 15, 7 105, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ठीक है जी। वे 2 दूनी 4 चौक 16 पंजे 80। तो इंक्रीज हो गया जी, है ना, इंक्रीज हो गया जी। कितना इंक्रीज हो गया जी, देख लेते हैं जी। ये बढ़ गया 25, 25 बढ़ गया है 80 पर, तो 5/16 बढ़ गया है। 5/16 को परसेंटेज में बदलना है, तो 5/16 कितना परसेंट होता है जी, 31/25, 31/25 की वृद्धि हो गई है। आगे देखते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई 50 और 75% से बढ़ाई गई है। मूल आयतन प्राप्त करने के लिए आयतन को कितने प्रतिशत से व्यक्त करना पड़ेगा। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए जी, देखो त्रिज्या बढ़ाई गई है 50%, 50% का मतलब होता है 3/2, 2 बार बढ़ेगी 3/2। R²H होता है ना, R²H, सिलेंडर की बात करा है जी, तो पाई कांस्टेंट ऐसी रखो, R² कर दो, तो R² ये रहा। H आपके पास बढ़ा है 75%, यानी कि 7/4। देखो 75% होता है 3/4, तो 4 से 3 ज़्यादा हो गया, 7/4 हो जाएगा। तो 3 3 9 7 63, 63/4 चौक 16 हो गया भाई, 2 दूनी 4 चौक 16, 63/16 आ गया। अब इसने हमसे कहा है कि मूल आयतन को प्राप्त करने के लिए, मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में बताना है। तो मूल आयतन ये था आपका नीचे वाला, और ये प्राप्त आयतन ये है, तो आपको ये बताना है कि जो 16 है ये प्राप्त आयतन 63 का कितना परसेंट है, बस इतना सा है। अब आप देखो 64 होता अगर ये, तो 16 चौका 64, यानी कि 25% के लगभग आ जाता था, तो 25% के लगभग ही आएगा आपका आंसर, 25.39। आगे देखते हैं। गोकुल ने एक नया भूखंड खरीदा है जिस पर तुरंत बाड़ा बनाने की आवश्यकता है। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 12% तक कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी, तो देखो 12 + 12 माइनस के 12 गुणा 12, कमी होगी ना, ये कमी कह रहा है वो, बटे 100, तो 24 माइनस 1.44, तो ये हो गया 22.56। अब देखो कहाँ रहा है आपको 22.56, ये रहा 22.56। आगे देखें। विवेक ने एक नया प्लॉट खरीदा है जिस पर तुरंत बाड़ बनाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में 6% की कमी हो जाती है। देखो 6% की कमी है, 6 + 6 माइनस 6 गुणा 6, क्षेत्रफल पूछा है ना आपको, आयतन होता तो 3 फॉर्मूले लग जाते, 3 डिजिट वाले वो। तो ये हमारे पास हो गया 6 6 12 माइनस 0.36, तो 11.64 होगा, ये रहा 11.64 आपका। रामू ने एक नया प्लॉट खरीदा है जिस पर वो तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है। लो जी, इसके कारण आयताकार स्थल की लंबाई चौड़ाई में 18% कम हो रहे हैं, तो कमी बतानी है। देखो 18 + 18 माइनस 18 गुणा 18 बटे 100, तो 18 18 होते हैं 36, में से आपको 3.24 घटाने हैं, तो 4 घटाइए 32, और 24 का कॉम्प्लीमेंट 76, तो 32.76, 76, 32.76। आगे देखिए। एक विक्रम ने एक नया भूखंड खरीदा है जिसमें से तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में 8% की कमी हो गई है। तो क्षेत्रफल कमी बतानी है, तो 8% की कमी है, तो 8 + 8 बिल्कुल, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से और हल हो जाएंगे। 64 कर दिया मैंने डायरेक्ट आपकी बात, ठीक है जी। कमी है माइनस 8 गुणा 8 बटे 100, तो 16 माइनस 0.64, तो ये 15.36, 512 दिया होता है 1536, ये रहा 15.36। ये सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तत्काल बाड़ लगाए जाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 9% कम हो गई है, क्षेत्रफल की कमी। आपको ये भी पता चल रहा होगा, जब आपकी शिफ्ट के एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, मैक्सिमम डिजिट चेंज होती है। 9 + 9 माइनस 9 गुणा 9 बटे 100, तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 0.81, तो ये हो जाएगा 17.19, 17.19। लुइस ने नया भूखंड खरीदा है, बाड़ लगाना है, 7% कमी आ रही है, सेम क्वेश्चन है, लिख देते हैं 7 + 7
+7 -7 हो गए, -7 गुणा 7/100, तो 7 7 14 में से आपको घटाना है 0.49, तो 13.51, 13.51, 13.51, ये रहा डी ऑप्शन। आगे देखें, अश्विन ने एक आयताकार प्लॉट खरीदा है, 14% की कमी हो रही है अब की बात, तो 14 + 14 28 हो जाएगा, 14 गुणा 14 1.96 हो जाएगा, 28 में से घटाओगे तो 26.04, चलिए 26.04, 14% कमी है, 14 + 14 -14 गुणा 14/100, तो 14 14 28 -1.96, घटा दोगे हमारे पास हो जाएगा 26.04। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय में चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। शिवा को वैध मतों का 55% मिला है, 20% मत अवैध भी थे, कुल मत 7500 हैं। राजू को कुल वैध मत कितने मिले? देखो राजू के पूछे, शिवा के नहीं पूछे हैं। 7500 हमारे पास है टोटल, इसका 1/5 अवैध है, तो 4/5 हो गए वैध। ठीक, अब जो वैध मत हैं उसका 55% मिल रहे हैं शिवा को, तो 45% किसको मिलेंगे जी? राजू को। यही पूछा है बस हमसे। 5 से काट लीजिए आप इसे, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 60 गुणा 45 आनी चाहिए गुणा आपको ये 2700, तो 60 गुणा 45 आपका 2700 आ गया आंसर, ये रहा। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, आय को कितने प्रतिशत, अपनी आय का कितने %? देखो एक व्यक्ति जो है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, जो एक्सपेंसेस है वो 80 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना है जी? 20। तो कह रहा है अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत कर रहा है वो? 20% ही तो बचत कर रहा है। चलिए, ये भी कोई क्वेश्चन था। आगे देखिए, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों के खर्च पर करता है, शेष की बचत कर लेता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः 16,083 रुपये की बचत हुई है। चलो जी बचत देखते हैं कितनी हो रही है। 10 खर्च करें, 10 20 30, 30 और 20 55, 55% वो खर्च कर चुका। जब 55% वो खर्च कर चुका तो वो 45% की बचत करेगा। 45% का मतलब होता है 9/20, 9/20 को कह रहा है वो 160 83, 9 से काटना है, 2 की गुणा कर देनी बस, काटिए 17 निम्मा 153, 7 बच गया, 9 अट्ठे 72, 9 सत्तीस 63, 20 की गुणा कर देते हैं, 1 जीरो आ जाएगी, 87 दूनी 174 होता है, एक कैरी हो गया, 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाएगा, 35 740, 35 740। आगे देखिए, बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को, 22% अनाथालय को, 22% चिकित्सालय को, सहायता संस्था को दान करता है। से बचत का शेष 7200 की राशि बैंक में जमा कर दी जाती है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, तो वेतन कितना है जी उसका? चलो जी बचत राशि की बात कर लेते हैं। उसकी बचत राशि वेतन का 40% है। देखो ये बचत है उसकी सारी, ये बचत है उसकी सारी, 20 अपनी बचत थी उसके पास, 20% वृद्धाश्रम को दे दिया, 22 उसने बचत का दे दिया अनाथालय को, फिर उसने 22% दे दिया। तो आप देखो 20 22 22 44, 44 और 22 हो जाएंगे 64, 64% वो सेविंग का दान कर चुका है। जो सेविंग थी, जो उसकी सेविंग है, सेविंग का 64% वो दे चुका, बचा कितना? 36%। इस 36% को उसने कहा है कि 7200 बचा है, तो 36% 7200 है, तो 1 के बराबर 200, 100 के बराबर 20,000 होनी चाहिए, ये उसकी बचत होनी चाहिए, बचत 20,000। और लेकिन उसने कहा है जो बचत है ना वो 40% है टोटल का, तो जो 20,000 है वो टोटल सेल का 40% है, 40% जो है वो 20,000 है, वो 20,000 है। बस कटिंग करनी है, देखो 0 से 0, 4 से कट हो गया 5, 50,000 आ गया ना, टोटल आ गया 50,000। यही है हमारे पास टोटल। आप बड़े आराम से ओरल में कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे 20 और 22 42, 42 और 22 64, 64% वो खर्च कर चुका, तो 36% बचाएगा, 36 को 72 कह रहा है, तो 100 को 20,000 हो गया, जो 20,000 है उसका 40% है। ठीक है जी, तो 100% कितना होगा? 50,000, तो 50,000 हमारा आंसर आ गया। देखें आगे, राजा अपनी बचत का 16% वृद्धाश्रम में, 16% अनाथालय को और 16% चिकित्सालय को देता है, तो 48% दे चुका, तो 52% बच चुका है, बचत का 52% बच रहा है। देखो सेविंग का 52% बच रहा है, ये इसको वो कह रहा है 7800, तो 1.5 गुना है, तो 100% कितना हो गया सेविंग का? 100% हो गया 15,000, तो सेविंग 15,000 है। अब उसने हमसे क्या बोला है, देखो आगे, उसने बोला है राजा का वेतन ज्ञात करना है, जो वेतन का 20% उसकी बचत है, वेतन का 20% जो है उसकी बचत है,
तो ये 20% के बराबर है, यानी कि 1/5 के बराबर है 15,000। तो 1 के बराबर कितना होगा, 15 पंजे 75,000, 75 के, तो देखो 75,000 ये रहा। आगे देखिए, नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथालय को, 19% चिकित्सालय को, तो 19 से 57 हो गया। तो 100% में से 57 घटा दिए तो 43% बच गया। तो 43 को कह रहा है हमसे 12,900। तो 100% कितना होगा जी, इसका 3 गुना करके 2 जीरो, इसका 3 गुना करके 2 जीरो, तो 300 और 2 जीरो 30,000। तो यानी कि जो उसकी सेविंग आई है, वो ये है सेविंग। अब उसे सेविंग के बारे में कहा था कि नितिन अपने वेतन का 80% उसकी बचत है, तो ये 80% के बराबर है। 30,000 जो है 80% के बराबर है, तो 80% होता है 4/5। ये मेरा 30,000 के बराबर है। तो गुणा करूँगा 5 की, 4 से भाग करूँगा, तो 15 और आगे 4 जीरो बटे 4, तो 37,500। मेरे पास टोटल इनकम है 37,500, जिसका 80% 30,000 में सेव कर रहा था। भाई इसने बोला है कि श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रम को, 18% अनाथालय को, 18% चिकित्सालय को देता है। तो 18 18 18 18 54% दे दिए, तो 46% बचा। तो जो उसकी सेविंग होगी उसका 46% उसके पास बचेगा। उसको वो कह रहा है 9200, 46 को कह रहा है 9200। तो 46 दूनी 92, दुगना करके 2 जीरो लगा रहा है, ठीक है जी। तो इसका दुगना करके 2 जीरो, तो 100% सेविंग का 100% क्या होगा, इसका दुगना होगा 200, आगे 2 जीरो, तो सेविंग हो गई 20,000। अब उसने कहा है कि श्रीधर 80% बचत कर रहा है, तो श्रीधर जो है इनकम का 80% बचत कर रहा है 4/5, जो कि मेरा 20,000 है, ठीक है। तो 4 से काटोगे 5 बार, 5 पंजे 25,000, तो उसकी जो इनकम होगी, इनकम कितनी हो जाएगी जी, 25,000, 5 पंजे 25,000, ठीक है। तो आज के हमारे सवाल पूरे हुए। कल फिर मिलते हैं आगे 50 क्वेश्चन को लेकर आपके साथ। आज तो 50 से ज़्यादा थे, ठीक है। कल हमारा परसेंटेज पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।